नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 8 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी सुख की सरकार, 1 साल का लेखा जोखा सामने रखेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। धर्मशाला में होने वाले कार्यक्रम में सरकार अपने 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखेगी। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के पहले साल का आगाज बड़े ही चुनौतीपूर्ण ढंग से हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तमाम चुनौतियों के बावजूद एक ऐसा किरदार बनकर उभरे हैं जिनकी हर तरफ सराहना हुई है। प्रदेश की जनता से लेकर नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक यहाँ तक कि विपक्ष के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी मुख्यमंत्री के फैसलों की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के थोड़े ही समय बाद भर्तियों के पेपर लीक घोटाले का पर्दाफाश, बिना बजट शुरू किए कार्यालयों और संस्थाओं को विरोध के बावजूद डिनोटिफाई करने का साहस, नशे की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, बरसात में आपदा के समय केंद्र सरकार की मदद के बिना कुशल प्रबंधन करके 4,500 करोड़ का आपदा पैकेज देकर उन्होंने अपनी जनहित के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया। अब यह भी दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री किस तरह से कांग्रेस से जुड़े लोगों का मनोबल एवं उनके विश्वास को कायम रख पाते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं 5 साल वाली रिवायत बदलना। हिमाचल में अभी तक राहत की बात यह है कि यहाँ कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। अब मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि वह वैकल्पिक राजनीति को अपनाएंगे या फिर सारे राजनीतिक विकल्पों को धराशायी करके कांग्रेस को पुनः जनता के बीच स्थापित करेंगे। सीएम सक्षम हैं। अगर वह सारी बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वह 2027 में उस रिवायत को भी बदलेंगे जो हर 5 साल बाद ताज बदल जाती है। 1 साल में जनता तक कितनी योजनाएं पहुंच पाईं? यह बात ठीक है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे, लेकिन 1 साल में यह कितना हुआ है कि उनकी सोच, उनके जनहित के फैसलों को कांग्रेस का संगठन या कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा पाए हैं? क्या 1 साल के इन जनहित के फैसलों के लिए कांग्रेस संगठन की ओर से कहीं कार्यक्रम हुए? ब्लॉक स्तर पर सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार हुआ? यही नहीं, जिन लोगों को सरकार में जिम्मेदारियां दी गई हैं और जो फेवरेट होने की वजह से उच्च पदों पर विराजमान हैं, वो इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? क्या वे अपनी कार्यशैली से सीएम और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं? कांग्रेस के सामने विश्व का सबसे बड़ा संगठन 2025 में पंचायती राज चुनाव हैं और उससे पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस सरकार या संगठन की ओर से कोई ऐसे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं कि आने वाले समय होने वाले चुनावों में उस संगठन से निपटना है जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। अब सीएम और उनकी कोर टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस को हिमाचल में जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए। इस लक्ष्य को अमलीजामा पहनाने के लिए केवल फेवरेट को आगे करके काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर जो लोग पैठ रखते हैं, बेदाग छवि वाले हैं, उनको शाबाशी देनी होगी। मुख्यमंत्री को यह शुरुआत अपने जिले से करनी होगी, क्योंकि हमीरपुर वो संसदीय क्षेत्र है जहां से भाजपा के राष्ट्रीय 4 बार के लगातार सांसद व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की बागी उषा शर्मा को मिली कुर्सी।
नगर निगम के मेयर पद पर जमाया कब्जा, मीरा डिप्टी मेयर। सोलन नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर पद के चुनाव में भारी उलटफेर हो गया है। मेयर पद पर कांग्रेस के बागी समझे जाने वाले गुट में से वार्ड नंबर 12 की उषा शर्मा मेयर पद पर व भाजपा की 13 नंबर वार्ड से पार्षद मीरा आनंद को डिप्टी मेयर पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के मेयर पद पर घोषित प्रत्याशी सरदार सिंह ठाकुर व डिप्टी मेयर पद की उम्मीदवार संगीता ठाकुर मतदान में बुरी तरह पराजित हो गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की पराजय को स्वास्थ्य मंत्री की घटती लोकप्रियता व इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के एक बड़े वर्ग की हो रही लगातार उपेक्षा से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस के 3 काबीना मंत्री भी कांग्रेस पार्षदों में खिंची गुटबाजी की लकीरों को भी मिटा नहीं पाए। गुरुवार को सोलन नगर निगम के 17 वार्डों में से 16 पार्षदों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त स्थानीय विधायक डा धनीराम शांडिल को मिलाकर कुल 10 वोट कांग्रेस के पक्ष में थे। पहले ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के पार्षद 2 धड़े में विभाजित है तथा इसी दूरी को पाटने में बुधवार रात्रि करीब 10 बजे तक हर्षवर्धन चौहान, विक्रमादित्य सिंह व डा धनीराम शांडिल भी सफल नहीं हो सके। चुनाव में कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए सरदार सिंह ठाकुर व डिप्टी मेयर के लिए संगीता ठाकुर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। दूसरी ओर से कांग्रेस के रुष्ट धड़े से उषा शर्मा को मेयर व भाजपा की ओर से मीरा आनंद को डिप्टी मेयर के पद का उम्मीदवार बनाया गया। मतदान के बाद जब काउंटिंग हुई तो उसमें मेयर पद के लिए उषा शर्मा को 11 मत व डिप्टी मेयर पद के लिए मीरा आनंद को 12 मत मिले। इसके विपरीत कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सरदार सिंह ठाकुर को मात्र 6 मत मेयर पद व संगीता ठाकुर को डिप्टी मेयर पद पर 5 मत ही प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होते ही भाजपा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की तथा जुलूस भी निकाला। अपने प्रत्याशियों की जबरदस्त हार पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि इस हार का विश्लेषण करके हाईकमान से इस मामले में बागियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। भाजपा ने चुकता किया पुराना हिसाब। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की पटकथा लिखकर कांग्रेस ने जो खेल खेला था उसी नक्शे कदम पर चलकर भाजपा ने सोलन नगर निगम के चुनाव में वही स्क्रिप्ट बनाकर हिसाब चुकता कर दिया। 17 वार्डों वाले नगर निगम में वीरवार को अल्पमत में रहकर मात्र 7-6 भाजपा, एक निर्दलीय पार्षदों के सहारे ही भाजपा ने न सिर्फ डिप्टी मेयर का पद हथिया लिया बल्कि कांग्रेस आलाकमान व स्थानीय विधायक और मंत्री की योजना पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। हालांकि इस जुगलबंदी में कांग्रेस की आपसी फूट सुषुप्त पड़ी भाजपा के लिए रामबाण भी साबित हुई तथा कांग्रेस का स्थानीय विधायक डा धनीराम शांडिल से नाराज चल रहा एक धड़ा मेयर पद पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। भले ही कांग्रेस द्वारा नियुक्त 2 पर्यवेक्षक मंत्रियों ने चुनाव से पूर्व कांग्रेस के सभी 9 पार्षदों को एक मंच पर लाने के कई प्रयास किए, किंतु यह मानव नोवेल भी नाकाफी साबित हुआ। आलम यह हुआ कि कांग्रेस के 4 नाराज पार्षद विधायक की वोट सहित 6 पार्षदों पर पूरी तरह भारी पड़ गए। मेयर पद पर कांग्रेस के नाराज धड़े से संबंध रखने वाली पार्षद उषा शर्मा अब विराजमान है। इस एपिसोड का प्रमुख पहलू यह भी है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल बीते कई दिनों से भाजपा के व एक निर्दलीय प्रत्याशी को एकजुट करने में सफल रहे हैं तथा गुरुवार को भाजपा के सभी 7 पार्षदों ने कांग्रेस के 4 नाराज पार्षदों का एकजुटता व ईमानदारी से साथ निभाया। भाजपा के साथ व कांग्रेस के 4 पार्षदों के साथ मिलकर ऐसी अंदरूनी बिसात बिछाई जिससे सत्ता पक्ष के जख्मों पर अब धीरे धीरे ही मरहम लग पाएगी। विधायक का वोट भी नहीं दिला पाया चेयर।
सोलन में मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायक का वोट भी कांग्रेस की नैया को बचा नहीं पाया। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में विधायकों को इन चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया था। हालांकि धर्मशाला की तर्ज पर सोलन में विधायक की वोट काम नहीं आई और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को पराजय झेलनी पड़ी। सीएम दिल्ली गए और उलटफेर हो गया। मुख्यमंत्री गुरुवार को दिल्ली में बैठक में जाना भी सोलन कांग्रेस को भारी पड़ गया। पर्यवेक्षकों सहित स्थानीय मंत्री ने भी यह कहा था कि नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के पद पर किसकी ताजपोशी होगी, इसका मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष निर्णय लेंगे। विधायक डा धनीराम शांडिल ने भी कहा था कि एक लाइन का प्रस्ताव पर सीधा एक्शन होगा, परंतु कांग्रेस के 9 पार्षदों की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी तथा यह उलटफेर हो गया। एक वोट कैसे ज्यादा पड़ गया? डिप्टी मेयर पद पर आखिर भाजपा को एक वोट कैसे ज्यादा पड़ गया, इसकी व्यापक चर्चा है। मेयर पद के लिए उषा शर्मा के पक्ष में 11 मत पड़े तथा विरोधी प्रत्याशी को विधायक का वोट मिलाकर 6 मत हासिल हुए, जबकि डिप्टी मेयर के लिए मीरा आनंद को 12 मत मिले जबकि विरोधी प्रत्याशी को 5 मत मिले। इसका अभिप्राय यह है कि डिप्टी मेयर पद पर सत्ता पक्ष का एक और अतिरिक्त पार्षद अपनी टीम को गच्चा दे गया। पहली बार रोबोटिक सर्जरी की ओर कदम, हिमाचल में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए बना निगम। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सरकार ने पहले वर्ष में व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा बजट में हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया था। उन्होंने आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी विभाग स्थापित करने के लिए अपनी सरकार की स्वीकृति प्रदान की थी। उसी ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए हिमाचल सरकार ने प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी की मशीनें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोबोटिक सर्जरी शल्य चिकित्सा की बहुत ही आधुनिक तकनीक है। इसमें चिकित्सक कंसोल में बैठकर सर्जिकल साधनों की मदद से मरीज के ऑपरेशन करते हैं। इस तकनीक की सहायता से पेट के कैंसर, बड़ी आंत, प्रोस्टेट कैंसर और लिवर के कैंसर के ऑपरेशन बहुत आसानी से और जल्द किए जा सकेंगे। रोबोटिक सर्जरी में एक चिकित्सक कंसोल में बैठकर सर्जिकल साधनों की मदद से पेट के कैंसर, बड़ी आंत, प्रोस्टेट और लिवर के कैंसर का ऑपरेशन आसानी से और जल्दी कर सकेगा। इससे चिकित्सक बीमारी को सही तरह से देख सकेंगे। एक सामान्य तरीके से ऑपरेशन करने में जहां 3 घंटे लगते हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन 1 से 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। इसके अलावा 5 से 7 लोगों के बजाय एक चिकित्सक, एक एनेस्थीसिया चिकित्सक और एक सिस्टर पूरे ऑपरेशन का काम संभालेगी। इसके अलावा हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष होंगे। प्रधान सचिव व सचिव बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में 5 अन्य निदेशक बनाए हैं। इनमें एसीएस वित्त निदेशक उद्योग, कंट्रोलर स्टोर निदेशक स्वास्थ्य और प्रबंध निदेशक HPMSC शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य चिकित्सा निगम सभी दवाओं, औषधियों, सर्जिकल, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, मशीनरी और सेवाओं, किसी भी अन्य वस्तु की खरीद और वितरण के लिए एक राज्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कैजुअल्टी विभाग की बदलेगी सूरत। राज्य सरकार ने पहले साल में ही मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी की जगह इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दे दिए हैं
और अब जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। यह व्यवस्था सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू होगी। यदि आईजीएमसी की ही बात करें तो प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने बताया कि आईजीएमसी में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए 4 पद क्रिएट कर दिए गए हैं। यह नया विभाग है, इसलिए इसमें फैकल्टी मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। आईजीएमसी नए भवन में ट्रॉमा वार्ड को शुरू कर रहा है और अब राज्य सरकार के निर्देश हैं कि ट्रॉमा और इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाए। फिलहाल इमरजेंसी को मेडिसिन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। अगर बेटा बचाना है तो पैसे दो, सीआईडी इंस्पेक्टर बन शातिर ने फोन कर रखी रकम की डिमांड। जिला ऊना में आए दिन ऑनलाइन ठगी एवं फेक कॉल्स लोगों को खूब सता रही है। ऐसा ही मामला संतोषगढ़ से सटे गांव दगौड़ के अश्वनी कुमार शर्मा के साथ घटित होने की बात प्रकाश में आई है। बताया जा रहा है कि नजदीकी गांव दगौड़ के अश्वनी कुमार शर्मा संतोषगढ़ नगर में अपनी गाड़ी के लिए टायर खरीदने आए थे। तभी उन्हें एक फेक कॉल आई और अश्वनी शर्मा अपनी समझदारी और सूझबूझ के चलते एक बड़े फ्रॉड से बच गए। सहजोवाल गांव के नजदीक उनके फोन पर करीब 12:30 बजे +4 8459082682 नंबर से कॉल आई कि मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बोल रहा हूं और क्या मेरी बात अश्वनी कुमार शर्मा से हो रही है। अश्वनी कुमार शर्मा द्वारा कॉल करने वाले को अपना नाम बताते ही उन्होंने कहा कि आपके बेटे को विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वह आपको क्या कहकर बुलाता है, डैडी, पापा या पिताजी। आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो जल्द ही पैसों का इंतजाम करें। अश्वनी कुमार शर्मा ने घबराते हुए कहा कि मेरा बेटा मुझे पापा कहकर बुलाता है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे से ही बात कर लो। अश्वनी कुमार शर्मा द्वारा बात करते ही बेटा होने का नाटक कर रहा अज्ञात ठग फोन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि पापा मुझे यह लोग पीट रहे हैं। जब अश्वनी शर्मा को बेटे की आवाज नहीं लगी तो फोन कॉल पर संदेह हो गया और उन्होंने फोन काट दिया। वह खरड़ में रह रहे अपनी बहू व बेटे से बात करने के बाद ही अश्वनी कुमार शर्मा की जान में जान आई। संतोषगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी शीशपाल कहा कि अगर किसी को ऐसी फ्रॉड कॉल आती है तो इसके बारे में एक दूसरे साथ शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें और खुद भी सतर्क रहें। कांगड़ा पुलिस थाना पहुंचे क्रिप्टो धोखाधड़ी के शिकार पीड़ितों ने 2 आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। क्रिप्टो करेंसी में लाखों रुपए के निवेश के मामले में कांगड़ा के निवेदक गुरुवार को पुलिस थाना पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी मोटी रकम क्रिप्टो करेंसी में फंस गई है। 2 व्यक्तियों ने उक्त योजना में पैसा लगाने के लिए आवेदकों से निजी तौर पर मुलाकात कर संपर्क किया था। उनसे कहा गया था कि निवेश की गई राशि 1 महीने में दोगुनी हो जाएगी। इन निवेशकों ने पुलिस को बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप गोविंद और रसविंदर पठानिया द्वारा ग्रुप एडमिन के रूप में बनाया गया था, जिसमें आवेदकों के मोबाइल नंबर भी जोड़े गए थे। कुछ समय बाद जहां आवेदकों ने राशि का निवेश किया था, वह व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया गया। आवेदकों ने रसविंदर पठानिया से इस बारे में पूछा, लेकिन आवेदकों की शिकायतों का कोई उचित जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ताओं ने कथित आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग थाना प्रभारी से की है। शिकायतकर्ताओं में अनिल कुमार, अंजू बाला, प्रेमचंद, सुनील कुमार, लविश महाजन, सुभाष चंद्र, नरेश शर्मा, मंजीत कुमार, सुरेंद्र सिंह व सपना राणा शामिल थे। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि इस मामले में तमाम कार्रवाई डीआईजी द्वारा की जा रही है, लिहाजा यह शिकायत उन्हें सौंप दी जाएगी। सुगम दर्शन ने भरा मां चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट का खजाना, ट्रस्ट को 1 करोड़ 10 लाख राजस्व।
जिन्हें लीक से हटकर कुछ कर गुजरने का शौक हो, वह अपनी सोच से सफलता की ऐसी इबारत लिख जाते हैं कि हर नजर उनकी तरफ ही देखती है। युवा IAS अधिकारी उपायुक्त राघव शर्मा ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में ऐसी व्यवस्था शुरू की, जिसकी कामयाबी अब दूसरों के लिए भी नजीर बनी है। यहाँ करीब 4 माह पहले शुरू की गई सुगम दर्शन प्रणाली ने न सिर्फ मां चिंतपूर्णी ट्रस्ट को मालामाल कर दिया है, बल्कि श्रद्धालु भी इस कद्र इस प्रणाली के मुरीद हुए हैं कि 4 माह पहले शुरू हुई सुगम दर्शन प्रणाली से करीब 1 लाख श्रद्धालु मां की पवित्र पिंडी के दर्शन कर चुके हैं। तो इस प्रणाली से मां चिंतपूर्णी ट्रस्ट को करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। मां चिंतपूर्णी उत्तर भारत का वह प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां पूरा साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हालांकि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में साधन संपन्न श्रद्धालुओं के लिए तो सुगम दर्शन की व्यवस्था है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल पर अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मां चिंतपूर्णी के दरबार भी कई बार आशा से अधिक भीड़ उमड़ आने पर पंक्ति व्यवस्था भी धराशायी हो जाती थी। उपायुक्त ऊना एवं मां चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के आयुक्त राघव शर्मा किसी ऐसी व्यवस्था की तलाश में थे जिससे पंक्ति सिस्टम भी न लड़खड़ाए और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ मंदिर ट्रस्ट की भी आय बढ़ सके। इसके लिए वह 8 अगस्त को सुगम दर्शन प्रणाली लेकर आए। सुगम दर्शन में 5 श्रद्धालुओं को 1100 रुपए की पर्ची कटवा कर मां के दर्शन सुगम तरीके से करवाने की व्यवस्था की गई। एक दिन में 500 पास जारी। मंदिर में आने वाले दूसरे श्रद्धालु भी सुगमता से मां के दर्शन कर सकें, इसके लिए एक दिन में इस प्रणाली के तहत महज 500 पास ही जारी किए जाते हैं। अब श्रद्धालु मंदिर आने से पहले घर बैठे ही इस प्रणाली के तहत बुकिंग कर सकें, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी शुरू की गई है। उपायुक्त एवं मंदिर ट्रस्ट के आयुक्त राघव शर्मा ने बताया कि सुगम दर्शन प्रणाली को श्रद्धालुओं द्वारा पसंद किया गया है। महज 4 माह में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस प्रणाली के जरिए मां के दर्शन कर पाए हैं। अब ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। हाई कोर्ट ने रोका सरकार का फैसला, सुबाथू कॉलेज की सरकारी मान्यता रद्द करने पर सरकार को झटका। सुबाथू कॉलेज के सरकारी अधिकरण रद्द होने की अधिसूचना जारी होने के बाद से लगातार सुबाथू कॉलेज के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि इस बीच कुछ विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर दी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार के कॉलेज अधिकरण रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले की अधिसूचना कॉलेज प्रबंधन समिति तक नहीं पहुंची है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोर्ट के इस फैसले के बाद सुबाथू वासियों सहित कॉलेज छात्र छात्राओं के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। विदित रहे कि सुबाथू कॉलेज को सरकारी अधिकरण करने की मांग पिछले कई वर्षों से चलती आई है। पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कॉलेज को सरकारी दर्जा दिया था। कॉलेज में सरकारी पट्टिका लगने के बाद सुबाथू सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से छात्र छात्राओं ने दाखिला करवाया था, लेकिन परीक्षा के बीच में ही सरकार ने सुबाथू कॉलेज का सरकारी दर्जा समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया। सुबाथू कॉलेज के पूर्व सचिव मनीष गुप्ता ने कहा कि उनके संस्थान ने सरकार को कॉलेज से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिया है। सरकारी मानकों के अनुसार भी सुबाथू कॉलेज सरकारी अधिकरण के लिए योग्यता रखता है। उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट के आदेश से छात्रों व उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। कॉलेज प्रधानाचार्य ने कहा कि फिलहाल उन्हें कॉलेज खोलने के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं,
आदेश जारी होते ही कॉलेज में कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। चूड़धार मंदिर के कपाट 4 महीने बंद, यात्रा पर लगा प्रतिबंध, इन लोगों पर चलेगा प्रशासन का डंडा। ऊपरी हिमाचल में बाबा भोले की नगरी और देवता शिरगुल महाराज की तपोस्थली कही जाने वाली चूड़धार चोटी की यात्रा पर 1 दिसंबर से शिरगुल मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लग गया है। चूड़धार में विराजमान देवता शिरगुल जिला शिमला सहित सिरमौर तथा उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के हजारों लोगों के आराध्य देव हैं। अप्रैल से दिसंबर महीने तक इन क्षेत्रों के सैकड़ों लोग रोजाना अपने आराध्य देवता के दर्शनों हेतु पहुंचते हैं। मई से सितंबर तक तो रोजाना चूड़धार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 4 से 5 हजार तक रहती है। दिसंबर माह में बर्फबारी के बाद मंदिर कमेटी प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष उपमंडलाधिकारी नागरिक चौपाल नारायण चौहान ने चूड़धार यात्रा पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी कर कहा है कि दिसंबर महीने में चूड़धार में अत्यधिक बर्फबारी के चलते जहां पारा माइनस से नीचे रहता है, वहीं चूड़धार के रास्तों पर यात्रा में अत्यधिक जोखिम रहता है। सर्दियों में चूड़धार में 10 से 20 फुट तक बर्फ रहती है। इस दौरान वहां पर खाने पीने व रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं रहती। लिहाजा इस दौरान चूड़धार की यात्रा किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं है। पूर्व में कई बार कुछ श्रद्धालु अथवा ट्रैकर सर्दियों में चूड़धार की यात्रा कर न केवल अपने आप को मुसीबत में डाल चुके हैं, अपितु प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन चुके हैं। मंदिर प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एसडीएम चौपाल नारायण चौहान ने समस्त लोगों से आग्रह किया है कि अप्रैल महीने में बैसाखी वाले दिन कपाट खुलने तक चूड़धार की यात्रा से परहेज रखें। उन्होंने एसडीपीओ चौपाल व एसडीएम कुपवी को भी इस दौरान कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यात्रा प्रतिबंध के दौरान कोई चोरी छिपे चूड़धार की यात्रा करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड यूएई के COP 28 में मिला सम्मान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूएई के COP 28 में संस्थान को इस प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान एक गैर सरकारी संगठन ग्रीन मेंटर्स द्वारा प्रदान किया गया है। ग्रीन मेंटर्स एक ऐसा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। संस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान पर्यावरण के संबंध में किए जा रहे स्थायी कार्यों, उनके प्रति व्यापक प्रतिबद्धता एवं पर्यावरणीय पहलों के प्रति संस्थान के समग्र दृष्टिकोण के संबंध में प्रदान किया गया है। संस्थान की इस उपलब्धि पर बात करते हुए IIT मंडी के निदेशक प्रो लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि यह उपलब्धि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संकाय, कर्मचारियों और छात्र समुदाय द्वारा किए गए अटूट प्रयासों, प्रतिबद्धता और जमीनी काम का परिणाम है। संस्थान का समग्र लक्ष्य यह है कि आगामी 10 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल किया जाए। इसलिए मिलता है यह सम्मान। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड ग्रीन मेंटर्स संस्था की एक ऐसी पहल है जो उन वैश्विक विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने समुदाय और छात्र जुड़ाव को बढ़ावा देते हुए अपने मौलिक सिद्धांतों, संचालन और शैक्षणिक पेशकशों में पर्यावरण जागरूकता और स्थिरता को शामिल किया हो। इन संस्थानों द्वारा ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे, नवीन ऊर्जा समाधान, अपशिष्ट कटौती और रिसाइकलिंग कार्यक्रमों और स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने वाली पहलों का कार्यान्वयन किया हो।
ग्रीन मेंटर्स संस्था उन विश्वविद्यालयों की पहचान करती हैं जो अपने छात्रों को पाठ्यक्रम अन्य और पहलों के माध्यम से जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। जश्न के मेहमानों का आज होगा खुलासा, नेगी बोले। साधारण तरीके से 1 साल का समारोह मनाएगी सरकार। कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न में जनता से संवाद किया जाएगा। 1 साल के जश्न में केंद्र से कौन आएंगे, इस बारे गहन स्थिति शुक्रवार को स्पष्ट हो पाएगी। यह बात सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल पर धर्मशाला में मनाए जा रहे जश्न के कन्वीनर एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय भवन निर्माण के मसले पर कहा कि हिमाचल से संबंधित केंद्रीय मंत्री ही इस मामले में कुछ नहीं कर पाए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमारा 1 साल का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है। हमें हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हम 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी की तरह जश्न जैसे नहीं बल्कि साधारण तरीके से मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को सिर्फ आरोप लगाने आते हैं। जो काम प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किए हैं, वे भाजपा को नजर नहीं आते। श्री नेगी ने कहा कि सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ओपीएस की बहाली रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर विभाग में पोस्टें निकाली जा रही हैं। 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर भूमि पर लगाएंगे फलदार पौधे। राजस्व एवं बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ज्वालामुखी ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को बागबानी में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बागबानी में शिवा प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर भूमि में अमरूद, अनार और मौसमी फल लगाए जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के जाकोटा में 227 हेक्टेयर, धनोट में 206 हेक्टेयर और नलवाड़ में 20 हेक्टेयर भूमि पर फलों की खेती की जा रही है। क्षेत्र की तारबंदी करना, पानी की व्यवस्था व फेंसिंग करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर विधायक संजय रतन, केवल पठानिया और मलेंद्र राजन भी उपस्थित थे। प्रदेश में जल्द ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे वॉलंटियर। प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था अब ट्रैफिक वॉलंटियर संभालेंगे। पुलिस मुख्यालय शिमला से गुरुवार को डीजीपी संजय कुंडू ने यातायात स्वयंसेवक योजना ट्रैफिक वॉलंटियर स्कीम का शुभारंभ किया है। ट्रैफिक वॉलंटियर स्कीम के बारे में प्रदेश के सभी जिलों पुलिस अधीक्षकों को निर्देश व एसओपी जारी कर दी गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि यातायात स्वयंसेवक योजना उद्देश्य राज्य में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है। यातायात के बेहतर प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स नामक एक स्वैच्छिक बल का गठन किया जाना है, जो सुव्यवस्थित वाहन यातायात प्रवाह के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाकर सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि और यातायात संबंधी निगरानी करके सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा को क्रियान्वित करेगा। ट्रैफिक वॉलंटियर्स को जिला एसएसपी द्वारा रिफ्लेक्टिव सुरक्षा जैकेट, टोपी और आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर प्रमुखता से ट्रैफिक वॉलंटियर लिखा होगा ताकि आम जनता को उनकी पहचान ट्रैफिक पुलिस से अलग दिखे। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है और हर साल राज्य में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या राज्य की जनसंख्या से 2 गुना से भी अधिक है। पिछले कुछ दशकों में हिमाचल प्रदेश का सड़क नेटवर्क कई गुना बढ़ गया है। वाहनों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। बेहतर राजमार्गों और उन्नत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। समुदाय यातायात पुलिस का समर्थन कर सकता है और विभिन्न तरीकों से सड़क उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान कर सकता है।
जिसमें खतरनाक स्थानों और गतिविधियों के बारे में स्थानीय ज्ञान साझा करना, पैदल यात्रियों की सहायता करने और यातायात को विनियमित करने के लिए यातायात स्वयंसेवकों के रूप में काम करना और सड़क को अधिक प्राथमिकता देने के लिए अभियान चलाना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रदेश यातायात स्वयंसेवक योजना के तहत राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वैच्छिक लोगों का एक समूह होगा, जो सेवा की भावना से यातायात प्रबंधन और जागरूकता में भाग लेंगे और विभिन्न यातायात कार्यों को स्वेच्छा से निःशुल्क करने में योगदान देंगे। ट्रैफिक वॉलंटियर के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास यातायात को नियंत्रित करने और यात्रियों को जागरूक करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता होनी चाहिए। यातायात संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी या हिंदी भाषा और ट्रैफिक सिग्नल का अच्छा ज्ञान हो। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश से बाहर कैबिनेट की बैठक टली। शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को शिमला में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को तेलंगाना की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वह शनिवार सुबह ही शिमला पहुंच पाएंगे। इसलिए अब कैबिनेट की बैठक भी नए सिरे से निर्धारित होगी। हालांकि 11 दिसंबर की धर्मशाला में प्रस्तावित रैली से पहले मंत्रिमंडल की बैठक होने पर संशय है। माना जा रहा है था कि इस कैबिनेट में राज्य के लोगों के हित में कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, जिनकी घोषणा 11 दिसंबर की रैली में होनी थी। शिक्षा विभाग की तरफ से भी गेस्ट टीचर पॉलिसी जैसे कुछ अहम मसले इस कैबिनेट के लिए प्रस्तावित थे। डिप्टी सीएम सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती पर अगली सुनवाई 20 को। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में उप मुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के पश्चात अब इस मामले में बहस राज्य सरकार की ओर से होगी। गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग की गई है। 1 जनवरी से सरकार खरीदेगी गोबर खाद, कीमत तय, नगरोटा सूरिया में बोले कृषि पशुपालन मंत्री। प्रदेश सरकार अपनी चुनावी गारंटी के तहत अब पशुपालकों से 1 जनवरी से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद शुरू करेगी। यह जानकारी कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। कृषि मंत्री ने बताया कि गोबर से ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी, जिसे सरकारी उपक्रम हिमफेड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस खाद का उपयोग कृषि व बागबानी विभाग के फार्मों में भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक खाद से फसल तैयार करने वाले किसानों को चिन्हित करने के साथ उनसे ऊंची कीमतों पर फसलों को खरीदा जाएगा। सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के वादे पर कार्य कर रही है, जिसके तहत सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के सुधार एवं बेहतर रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान करवाया गया है। उन्होंने बताया कि नगरोटा सूरिया में गस खड्ड पुल तथा सुखाहार नहर परियोजना के निर्माण के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम में तहसीलदार अजय कुमार, बीडीओ श्याम सिंह, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता आदर्श शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोहर लाल, उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी चंचल राणा,
जिला कांग्रेस महिला महासचिव रीना घरोच, ओबीसी जिला संगठन उपाध्यक्ष अश्वनी चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस महासचिव रामपाल धीमान आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस से होने वाली है कई नेताओं की छुट्टी, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह लेने वाली है बड़ा एक्शन। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कई कार्यकर्ताओं को पदभार सौंपे गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद यह पदाधिकारी अभी तक एक भी बार कांग्रेस मुख्यालय नहीं आए हैं और न ही उन्होंने किसी बैठक में हिस्सा लिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी में पदभार से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी पार्टी को समय नहीं दे पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना तय है। प्रतिभा सिंह गुरुवार को शिमला में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बैठक में आना था, लेकिन तेलंगाना में शपथ ग्रहण होने की वजह से वे प्रदेश में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनसे बात की है और इसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह को इस बैठक के लिए अधिकृत किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को मान दे सके, इसका प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में महिला, युवा, सेवादल समेत मुख्य संगठन में कार्यकर्ता कई सालों से निरंतर काम कर रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को सरकार बनने के बाद अहम पद सौंपना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद संगठन से उठकर यहां पहुंचे हैं। ऐसे में वह संगठन के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रदेश को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा था। हिमाचल में नहीं चलेगा हिंदुत्व कार्ड, विक्रमादित्य बोले, भाजपा के प्रयासों को नहीं होने देंगे कामयाब। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि भाजपा का हिंदुत्व कार्ड हिमाचल में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा से बड़े हिंदू वे खुद हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पूर्वजों के समय से देव समाज को मजबूत करता आ रहा है और यह परंपरा भविष्य में भी जारी रहेगी। भाजपा धर्म को राजनीति से जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है। हालांकि यहां भाजपा के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक देगी। कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार का मौजूदा एक साल बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। प्रदेश को आपदा में भारी नुकसान हुआ है। इससे निपटने के प्रयास सरकार कर रही है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। इसके साथ मॉडल स्कूल और अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि चाहे कर्मचारी हैं या बागबान, बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार देना है। इसके लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। सोलर एनर्जी को बढ़ाने और ई टैक्सी में 50% सब्सिडी को 850 करोड़ का बजट तय किया गया है। जो भी आने वाले समय में गाड़ियां ली जाएंगी वे सभी ई व्हीकल होंगे। बहुत से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है।
अलग अलग योजनाओं में केंद्र सरकार से सहयोग मिलता है। इसमें भी सरकार अटकलें लगा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के साधन पैदा करने हैं। कर्मचारी चयन आयोग में जल्द ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी। साइबर ठगी का तरीका, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे शातिर, खुद को बता रहे बैंक कर्मी। साइबर ठग व्हाट्सएप मैसेज एवं मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे में फोन आ रहे हैं। साइबर शातिर आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके से खोज रहे हैं। लोन, बिजली बिल, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे फोन आ रहे हैं। शातिर ठग सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात कहते हैं। इसके तहत शातिर अपने आप को निजी बैंक का कर्मचारी बताते हैं। शातिर इन सभी बातों से लोगों को विश्वास में ले लेते हैं। उसके बाद शातिर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात करते हैं। इसको लेकर ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है। व्यक्ति ओटीपी शेयर करते ही उसके क्रेडिट कार्ड का विवरण शातिर प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही देर में क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया जाता है। उधर एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। एसपी ने कहा कि किसी से भी अपना ओटीपी नंबर को शेयर न करें। इसके अलावा अपने बैंक खाते सहित निजी जानकारी किसी से भी साझा न करें। झील का किनारा, कौन कर रहा इशारा, किसने कुरेद डाली बेशकीमती हजारों एकड़ जमीन। अगर वन्य प्राणी विभाग, प्रशासन व पुलिस सतर्क है तो फिर पौंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की बेशकीमती हजारों एकड़ खाली जमीन को कौन कुरेद रहा है तथा यह किसके इशारे पर हो रहा है। कोर्ट के आदेशानुसार पौंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती करना प्रतिबंधित है तो सरेआम आदेशों की भी उल्लंघना हो रही है। वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर साधन संपन्न लोगों ने ट्रैक्टरों से बिजाई करनी शुरू कर दी है तथा बाड़ लगाने का कार्य भी जोरों से चल रहा है, जबकि वन्य प्राणी विभाग, प्रशासन सहित पुलिस कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। रात के अंधेरे में दर्जनों के हिसाब से ट्रैक्टर वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर बिजाई कर रहे हैं तथा सारी रात अपने कार्य में जुटे रहते हैं, परंतु इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साधन संपन्न लोग हजारों एकड़ जमीन को स्वयं बीजते हैं तथा लाखों का मुनाफा भी कमाते हैं, जिसके बदले में सरकार को कोई इनकम नहीं होती है। जिन लोगों की जमीन डैम में समाई है उनको तो बिजाई करने ही नहीं दी जाती है। हरसर, घाटजरोट, नगरोटा, सूरिया, नंदपुर के इलाकों में 1-2 दिन में ही साधन संपन्न लोगों ने ट्रैक्टरों से जमीन को कुरेद दिया है। हालांकि वन्य प्राणी विभाग ड्रोन से नजर रखने का दावा करता है, लेकिन इन दावों की पोल खुल रही है। पर्यावरण प्रेमी का आरोप। पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा ने आरोप लगाया कि वन्य प्राणी विभाग की मिलीभगत से बिजाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को भी साधन संपन्न लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से किसी को भी साधन संपन्न लोगों द्वारा बिजाई नहीं करने दी जाती है। खुद ही बिजाई करके चांदी कूट रहे हैं।
पहले ट्रैक्टरों से बिजाई करते हैं तथा बाद में कीटनाशक डालते हैं। जब गेहूं पक जाती है तो कंबाइन से कटाई करवाकर अवशेष को आग लगाकर जला देते हैं, जिससे कई जीव जंतु जलकर मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणी विभाग इन साधन संपन्न लोगों पर एक्शन ले तथा बिजाई को बंद करवाया जाए। डीएफओ रेजिनोड रॉयस्टोन के बोल। इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोड रॉयस्टोन ने कहा कि वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके ट्रैक्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। बाड़ लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए साल 2024 में बन रहे हैं खास राजयोग, इन राशियों की चमकने वाली है किस्मत। नववर्ष 2024 शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है तथा ऐसे में हर कोई नववर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ज्योतिष दृष्टि से नववर्ष 2024 काफी प्रभावशाली साबित हो सकता है, क्योंकि पहले दिन ही काफी खास राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु के मार्गी होने से लेकर गज लक्ष्मी, आयुष्मान योग, गजकेसरी जैसे राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में साल भर कुछ राशियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। अपार धन संपदा के साथ पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साल 2024 में कई राशियों की किस्मत चमकेगी। नववर्ष 2024 में बन रहे यह राजयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिष क्षेत्र में ख्याति हासिल कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि साल के पहले दिन गजकेसरी योग बन रहा है। देवताओं के गुरु स्वराशि मेष राशि में विराजमान है, वहीं चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में गुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही 31 दिसंबर को गुरु मेष राशि में वक्री अवस्था में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही 1 जनवरी को सुबह 3:41 से आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य और मंगल धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि, केतु कन्या राशि में, बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। मेष राशि में गुरु वक्री हो रहे हैं। इसके साथ ही गजलक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के लिए नया साल काफी खुशनुमा साबित हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। फ्रेशर्स को नौकरी मिल सकती है। इसके साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता हासिल हो सकती है। आपके द्वारा मेहनत से किए गए कार्य में प्रशंसा हो सकती है। कर्ज से छुटकारा मिलने के साथ बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अभी तक हो रही परेशानियों से निजात मिलेगा। लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए भी नया साल 2024 काफी अच्छा जाने वाला है। आयुष्मान, गजलक्ष्मी और गजकेसरी योग इस राशि के जातकों की किस्मत को चमका सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। माता पिता के सहयोग से हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। भाई बहन के साथ अच्छा समय बीतेगा। विवाह योग जातकों को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। जीवन में खुशहाली बनी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से रुके काम एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। घर परिवार के सदस्यों के बीच चल रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो सकती है। माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। सिंह, इस राशि में गजलक्ष्मी योग 9वें भाव में बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लंबी दूरी की यात्रा करने के साथ भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इसके साथ ही गजकेसरी और आयुष्मान योग भी आपके जीवन में नए साल में खुशियां लेकर आएगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। परिवार के साथ चल रहा मतभेद समाप्त हो सकता है। भाई बहन के साथ संबंध मधुर हो सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।